वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग गुड बात इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस पे बात कर ली थी। आज हम जानेंगे कि हाइपोथेसिस बेसिकली कितनी तरह की होती है। अगर ध्यान से देखा जाए और अगर आप क्लासिक बुक्स की तरफ जाओ, रिसर्च इन एजुकेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट आप लोग डिसिप्लिन पे रिसर्च की बुक्स आप लोग देखो तो बेसिकली 3 तरह की हाइपोथेसिस बताई जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन अपना स्टार्ट कर शेयर कर रही हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। तीन तरह की हाइपोथेसिस होती हैं: रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस की। तो रिसर्च हाइपोथेसिस बेसिकली आपकी क्या होती है? दे आर द हाइपोथेसिस डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन of the related literature and the theory described in the study। जैसे कि हम सभी ने बात की थी पिछले क्लास में कि जो हाइपोथेसिस का सोर्स होता है वो क्या होता है। क्योंकि हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गेस होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क या कुछ ना कुछ आधार हमें लेके चलना होता है। हम वेग तरीके से कोई भी स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस नहीं बोल सकते। तो जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो बेसिकली क्या होती है, जब आप किसी वेरिएबल्स पे आधारित, जैसे मान लीजिए आपने अपने स्टडी में वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती है बेसिकली इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके मध्य आप रिलेशनशिप देखना चाहते हो या डिफरेंस देखना चाहते हो या किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखना चाहते हो। तो बेसिकली जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उनका जो फॉर्मेशन होता है वेरिएबल्स के द्वारा, वेरिएबल्स उसमें इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो भी वेरिएबल्स आप डिसाइड करते हो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, प्रॉब्लम्स में जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उसके हम क्या करते हैं, उस पर बेस्ड प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ते हैं, उनका रिव्यू करते हैं। ठीक है, फिर जैसे उनके रिव्यू के आधार पे हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और उसी को हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो जैसे पिछले कुछ रिसर्चेस में देखा गया था, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तो ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत देर में आया है। ठीक है, या पहले हमारे के हमेशा अधिकतर से लेक्चर मेथड को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती रही है। ठीक है, और पहले आप लोग को पता होगा वैदिक काल में तो पढ़ाई से कैसे होती थी, लेक्चर मेथड के थ्रू ही होती थी और कोई मोड नहीं था टीचिंग का। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इंडिया के लोगों ने, जो रिसर्चर्स उन्होंने देखा कि बाहर और भी मोड्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग है जिनके द्वारा बच्चों को हम अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनके अचीवमेंट को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली जो उनके लर्निंग आउटकम्स है उनको प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये देखा गया, मान लीजिए पिछले रिसर्चेस में देखा गया कि ये जो ब्लेंडेड लर्निंग मेथड है, ब्लेंडेड लर्निंग मेथड को बहुत सारे देशों ने अप्लाई किया है अपने स्कूल्स में और उन्होंने देखा है कि अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग मेथड ऑफ टीचिंग को यूज करें इस क्लासेस में तो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम्स है उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को पढ़ा और ये कंक्लूजन निकाला। अब आप एज अ रिसर्चर इसी थ्योरी को यहाँ इंडिया में देखना चाहते हो, इंडिया में या कानपुर में आप देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप यही चाहोगे ना कि अगर मैं ब्लेंडेड लर्निंग का यूज करूँ क्लासेस में, ब्लेंडेड लर्निंग पे आधारित लेसन प्लान्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाऊँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, तो आप क्या चाहोगे, आप भी चाहोगे कि बाकी सारी स्टडीज के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो मेरे भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। यानी आपका एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आप क्या चाहते हो कि ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू बच्चों का लर्निंग आउटकम्स बढ़े। तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस इनका जो फॉर्मेशन होता है या बेस जो होता है वो क्या होता है, आप डिफरेंट जो रिलेटेड लिटरेचर उनका रिव्यू करते हो, जो आपके ऑब्जर्वेशन से जो थ्योरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी उन पर आधारित जब आप अपना कोई स्टेटमेंट बनाते हो वो आपके कहलाते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस।
Research hypothesis states the relationship one expects to find as a result of the research. जैसे अभी मैंने बात की कि बहुत सारे किसी कोई कानपुर का रिसर्चर है एजुकेशन फील्ड का, वो उसने डिफरेंट वो देखना चाहता है कि कौन सा लर्निंग मेथड ऐसा है जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाता है, उन्हें अच्छा करता है, उन्हें एक्सिलरेट करता है। तो वो क्या करेगा, लर्निंग आउटकम्स पे उसने डिफरेंट क्या किया, प्रीवियस रिसर्चर्स देखे, फिर उसने देखा कि ये जो लर्निंग मेथड है, जैसे ब्लेंडेड लर्निंग मेथड है, उसके जो रिजल्ट्स हैं काफी अच्छे हैं, तो इसको मुझे यूज करना चाहिए। अब उसने क्या किया, अब उसी वो एक कानपुर में स्टडी करना चाहता है जिसमें वो ब्लेंडेड लर्निंग मेथड को अप्लाई करना चाहता है और उसका इम्पैक्ट लर्निंग आउटकम्स पे देखना चाहता है। तो उसने प्रीवियस रिसर्चेस उनके आधार पे तो एक उसकी राय बन रही है उसकी कि अगर मैं ब्लेंडेड लर्निंग मेथड के थ्रू पढ़ाऊंगा तो बच्चों का लर्निंग आउटकम्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, ये स्टेटमेंट बनाया है प्रीवियस रिसर्चेस के आधार पे, जो स्टडी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है उनके आधार पे। जैसे अगर ये तो रिलेटेड लिटरेचर के आधार पे एक हो गया उदाहरण। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक के बहुत सारे लॉज ऑफ लर्निंग है, उन्होंने प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग दिए हुए हैं। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है एक्सरसाइज का लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि अगर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को करें, यानी कि प्रयास को ज्यादा करें, तो उसकी लर्निंग अच्छी होती है। ये हम देखते ही मैथ्स में हमने अनुभव भी किया है कि अगर हम किसी टॉपिक से रिलेटेड सम को जितना ज्यादा करते हैं तो उस टॉपिक में हमारा जो अचीवमेंट है उतना एक्सेल होता जाता है। ठीक है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस बेसिकली वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका आधार क्या होता है, आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर या जो थ्योरी डेवलप हुई है उनके रूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज है कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप या एक्सपेक्टेड डिफरेंस, यानी कि नहीं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिसर्चर क्या रिलेशनशिप देखना चाहता है जब उसके आउटकम्स आए रिसर्च के, या वो क्या डिफरेंस पाता है इन दोनों वेरिएबल्स में प्रीवियस रिसर्चर्स के आधार पे, इसको वो अपने हाइपोथेसिस से मेंशन करता है। इसको आप ये दो एग्जांपल्स यहाँ पर उसके द्वारा देख सकते हो। पहला है, there is a positive relationship between IQ and anxiety in elementary school children। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि IQ एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल एंजाइटी है। तो उसमें बोला गया है कि जो एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनकी IQ और एंजाइटी में क्या दिखा रहे हैं, रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं। ठीक है, वही दूसरी हाइपोथेसिस आप लोग देखोगे इसमें लिखा है, चिल्ड्रन हैविंग हाई IQ will exhibit more anxiety in the classroom than children having low IQ। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस को दिखा रहे हैं कि जिनकी IQ ज्यादा है उनमें एंजाइटी भी ज्यादा है, किनकी अपेक्षा, जिनमें IQ कम है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को या तो बताती है ये, या फिर किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंसेस को। तो ये आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। रिसर्च हाइपोथेसिस बेसिकली दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और एक होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, जब आपका जो हाइपोथेसिस क्या होती है, बेसिकली टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है या प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप को बताता है। तो जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई है, ठीक, अगर वो प्रिडिक्ट कर रही है क्या जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस को या रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट कर रही है और साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन को भी दिखा रही है। जैसे चिल्ड्रन, अभी आपने पिछली में देखा था कि चिल्ड्रन हैविंग हाई IQ विल एग्जिबिट मोर एंजाइटी इन द क्लासरूम देन चिल्ड्रन क्लासिफाइड एज हैविंग लो IQ। तो यहाँ पर ये दिशा दिखा रहे हैं कि जिनकी IQ ज्यादा है उनकी एंजाइटी भी क्या है, ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, जिनकी IQ लो है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन एक आपको पता चल रही कि कौन ज्यादा या कौन कम है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसमें आपको डायरेक्शन का पता चले कि कौन कम है, कौन ज्यादा है, कौन अच्छा है, कौन कम, कौन बुरा है। तो इन सब के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है हाइपोथेसिस में, तो वो आपकी होती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, वो हाइपोथेसिस जो आपको एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप या एक्सपेक्टेड डिफरेंस तो बताएं, लेकिन उसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना हो। जैसे देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड एंजाइटी इन चिल्ड्रन। इसमें सिंपली क्या लिखा हुआ है कि IQ और एंजाइटी में, बच्चों की IQ और एंजाइटी में संबंध होता है।
ये ना यहाँ पर इस संबंध को ये नहीं बताया गया कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, सिंपली बताया गया संबंध होता है। तो यहाँ पर आपको कोई दिशा नहीं मिल रही, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ये शो कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, सिंपली ये बता रहा है कि रिलेशन है, किस दिशा में रिलेशन है। जैसे आपने कोरिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, कि जीरो कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बता, बस सिंपली ये बता रहा है कि आईक्यू और एंग्जाइटी दो वेरिएबल्स है जिनके बीच में रिलेशन है। तो कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें आपको कोई डायरेक्शंस का अनुभव ना हो या आपको कोई डायरेक्शन का पता ना चले, कोई ये ना पता चले कि कौन सा ग्रुप अच्छा है या कौन सा ग्रुप खराब है, या कौन सा ग्रुप कह सकते हैं ज्यादा दिखा रहा है या कौन सा ग्रुप कम कम चीज को दिखा रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फिर नेक्स्ट हाइपोथेसिस आपकी मेन आती है, वो होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो बेसिकली हमारी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पे, ऑब्जर्वेशंस पे और थ्योरीज पर बेस्ड होती है, लेकिन उनको मेजर कर पाना, डायरेक्टली मेजर कर पाना मुश्किल होता है। हमारा काम क्या होता है, जैसे कि रिसर्च में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम उनका क्या कर सके, हम हाइपोथेसिस बनाए, और हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हमें डेटा कलेक्शन करना होता है। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं करती हमें इस चीज को बताने में कि हमारा डेटा कलेक्शन किस के थ्रू होगा, ठीक है, हमें डेटा कलेक्शन के लिए कौन से टूल्स अप्लाई करने हैं, तो और कौन सी स्टैटिस्टिक्स को लगाना है। तो बेसिकली जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तो बताती है, लेकिन हम उन हाइपोथेसिस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसी की वजह से फिर कॉन्सेप्ट आया नल हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस क्या होती है आपकी, द नल हाइपोथेसिस इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसलिए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं बेसिकली, क्योंकि जब हम नल हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं तो वहां पर हम स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी को भी मेंशन करते हैं, जो हमें बताती कि आखिर हमें इस हाइपोथेसिस को किस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू मेजर करना है। वहां से हमें आइडिया पता चल जाता है कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगेगी, किस तरह से डेटा कलेक्शन किया जाएगा। अब नल हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि जो नल हाइपोथेसिस होती है वो जब आप नल हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करोगे तो आपको पता चलेगा, वो ये दिखाती है कि जो भी दो वेरिएबल्स, इस रिसर्च हाइपोथेसिस में दिखाते हैं ना कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है या कोई ना कोई डिफरेंसेस है। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस वो कहती है कि जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे अभी आप लोग यहाँ देख रहे थे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आईक्यू एंड एंग्जाइटी इन चिल्ड्रन। रिसर्च हाइपोथेसिस ये है जो कि हमारे प्रीवियस रिसर्च पर बेस्ड है, रिसर्चर ने उससे इंसाइट पाके इसको लिखा है। लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मीन आईक्यू स्कोर्स एंड मीन एंग्जाइटी स्कोर्स इन चिल्ड्रन। वो सिंपली ये बताएगी कि जो दो ये वेरिएबल्स हैं इनके बीच में उनकी जो मीन स्कोर्स है, मीन स्कोर्स यानी वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आ गई, मीन आ गया, माध्य आ गया, तो वो कहेगी कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मीन स्कोर्स ऑफ एंग्जाइटी एंड आईक्यू ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। तो नल हाइपोथेसिस क्या करती है कि कोई भी दो वेरिएबल्स आप ले लो, तीन ले लो, उनके बीच में जो रिलेशन हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो उसको सिरे से नकार देती है। वो कहती है दो जो भी वेरिएबल्स उनमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, निगेट करती है, मना करती है, इसीलिए इसको नल हाइपोथेसिस बोला जाता है। It states a negation of what the researcher expects or predicts। यानी रिसर्चर ने रिव्यू के आधार पे, ऑब्जर्वेशंस के आधार पे, जो प्रीवियस स्टडी जो थ्योरी डेवलप्ड है उसके आधार पे भी हाइपोथेसिस बनाई हुई है, अपनी हाइपोथेसिस बनाई है, ठीक है। लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, ये जो भी रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है या दो के बीच में जो भी संबंध है, दो दोनों ग्रुप है वो दोनों सेम है, उनमें कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। A researcher may hope to show that after an experimental treatment, the population will have different meals, but the null hypothesis
But the null hypothesis would state that after treatment the population means will not be different. यानी इसको इस तरह से समझो, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि कोई एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड है जो कि जो जिसकी बहुत ख्याति मिल रही, जिसको बहुत ही प्रसिद्धि मिली कि उससे जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो रिसर्चर ने सोचा कानपुर में चूंकि अभी तक ये रिसर्च नहीं हुआ तो मैं इसको करता हूँ, तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर टीचिंग मेथड्स को खूब अच्छे से समझा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने अपना लेसन प्लान्स वगैरह बनाए। फिर उसने क्या सोचा, उसको चूंकि इम्पैक्ट देखना था एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड का, तो उसने 2 ग्रुप्स बना लिए। उसको इम्पैक्ट देखा था तो वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेगा। उसने 2 ग्रुप्स बना लिए, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसने बच्चों को उस पर्टिकुलर टीचिंग मेथड पर बेस्ड लेसन प्लान्स के थ्रू पढ़ाया, और कंट्रोल ग्रुप में बच्चों को कन्वेंशनल टीचिंग मेथड या जो भी आमतौर पर बच्चे जिस भी मेथड से पढ़ते थे उनको उसके थ्रू पढ़ाया, ठीक है। जो प्रीवियस रिसर्च का उसने रिव्यू किया उसके आधार पे तो उसने ये चाहा है कि जैसे कि प्रीवियस में बच्चों की लर्निंग आउटकम्स में बढ़ोतरी हो रही है उसके में भी बढ़ोतरी हो, जब वो उनको पढ़ाए बच्चों को, जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो इंटरवेंशन दे, ट्रीटमेंट दे, यानी बच्चों को उस मेथड के थ्रू पढ़ाए, तो जब बाद में जब ड्यूरेशन के बाद उनका अचीवमेंट टेस्ट लिया जाए तो उनके मार्क्स ज्यादा हैं अपेक्षा कंट्रोल ग्रुप के। लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, नल हाइपोथेसिस कहती है कि ट्रीटमेंट के बाद भी दोनों ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या करती है, नल हाइपोथेसिस किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी डिफरेंसेस को हमेशा मना कर देती है, और हमेशा ये स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखी जाती है। और इसी कारण से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। A null hypothesis lets researcher assess whether apparent relationship are genuine or likely to be a function of chance alone. नल हाइपोथेसिस बेसिकली ये टेस्ट करती है कि जो 2 ग्रुप्स है उनमें जो रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। नल हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि जो प्रीवियस रिसर्चेस के आधार पे जो हमने अपनी हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई थी, या जो 2 वेरिएबल्स के बीच में हमने रिलेशनशिप या डिफरेंस को पाया था, क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशन में, या वो केवल हमारे सैम्पलिंग एरर का ही परिणाम है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की कि कोई आपने क्या किया, कोई रिव्यू किया, उसके आधार पे आपने एक रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है। रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है, स्टूडेंट टॉट थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन विल एग्जिबिट ग्रेटर मास्टरी ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देन स्टूडेंट्स टॉट थ्रू ग्रुप इंस्ट्रक्शन। यानी जो रिसर्चर था उन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस बनाई है कि जिन बच्चों को इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंडिविजुअलाइज मतलब कि पर इंडिविजुअल पर अलग अलग तरीके से, मतलब उसको अकेले बैठ के जब हम पढ़ाते हैं तब, और जब उसको ग्रुप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ऐसा करने पर क्या होता है, जो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चा पढ़ता है उसकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वो ज्यादा मास्टरी प्राप्त कर लेता है, ऐसा रिसर्च हाइपोथेसिस ने बोला। इसी के करस्पॉन्डिंग हमें नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। क्या, द मीन मास्टरी स्कोर, देखो आपने यहाँ देखा मीन आ गया, यानी यहाँ पर एक स्टैटिस्टिकल टर्म आ गया। अब हमें ये पता है कि हमें सिंपली क्या करना है, जो बच्चों के अचीवमेंट स्कोर से उनका मीन कैलकुलेट करना है और फिर दोनों को कंपेयर करना है। तो नल हाइपोथेसिस को इसीलिए मेजर करना इजी हो जाता है क्योंकि ये मेजरेबल रूप में लिखी जाती है। द मीन मास्टरी स्कोर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स taught through individualized instruction will equal to the mean mastery scores of all those taught by group instruction। यानी नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि किन्हीं भी 2 ग्रुप्स में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है मतलब दोनों ही एक जैसे, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस में इसलिए ऐसा लिखा गया है कि the mean mastery scores of all students taught through individualized instruction will equal to the mean mastery score of all those taught by group instruction। यानी ग्रुप इंस्ट्रक्शन और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन के थ्रू स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया गया है और फिर इनकी जो मास्टरी स्कोर्स को रिकॉर्ड किया गया है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों ही इक्वल है। डिफरेंस नहीं इसका मतलब इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका होता है रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। लास्ट में हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, जस्ट वो नल हाइपोथेसिस का
कह सकते हैं आप कंट्रास्ट होती है। इन कंट्रास्ट टू नल हाइपोथेसिस रिसर्चर में राइट एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Researcher will use an alternative hypothesis if he or she thinks there will be a difference based on results from past researches. Explanation or theory. They are directional or non-directional. ठीक है। नल हाइपोथेसिस का हमने निर्माण करते हैं हम लोग, हमेशा करना चाहिए क्योंकि हम रिसर्च हाइपोथेसिस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए नल हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। नल हाइपोथेसिस को बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो रिसर्चर है वो उसको रिजेक्ट कर सके। हम जैसे कि हमने अगर कोई चीज हमने क्या किया है, एक्सपेक्ट किया कि ये रिजल्ट्स आए, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे हमारे रिजल्ट्स वही है। और नल हाइपोथेसिस को जब हम रिजेक्ट कर देते हैं, जब हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू हमें पता चलता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, तो हमारी ऑब्वियसली आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस का एक कंट्रास्ट होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें जस्ट क्या करते हैं अपोजिट लिखते हैं। जैसे कि आपको इस तरह से यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ लिखा है द मीन मास्टरी स्कोर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टॉट थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन विल इक्वल टू द मीन मास्टरी स्कोर्स ऑफ ऑल दोस टॉट बाय द ग्रुप इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर लिखा है कि दोनों ही ग्रुप्स में जो है कोई में समानता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, द मीन मास्टरी स्कोर्स ऑफ, यहाँ पर ये हो जाएगा देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका देयर इज अ डिफरेंस इन द मीन मास्टरी स्कोर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टॉट थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड द स्टूडेंट्स हु वर टॉट थ्रू ग्रुप इंस्ट्रक्शन। ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगी, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी कि दोनों ही ग्रुप्स में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। जब आपकी नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उस केस में आप लोगों ने अगर डिसर्टेशन किए होंगे या आप लोग बुक्स पढ़ोगे तो देखोगे कि अगर स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू हमें पता चलता है कि नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है, तो उसकी हमें ये लिखना पड़ता है कि फिर कौन सी हाइपोथेसिस आपकी, किस हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करो। तो हम वहाँ उस केस में लिखते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या ये कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस का स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कन्वर्जन होता है एक तरीके से। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर लिखा है दे आर डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो डायरेक्शनल भी होती है और नॉन डायरेक्शनल भी, यानी कि जैसे अगर कोई नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी आपकी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप ये लिख सकते हो कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन स्कोर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मीन अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, केवल दो आपके बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिफरेंसेस को तो दिखाया गया है लेकिन किसी दिशा को नहीं बताया गया, तो ये आपकी हो जाएगी नॉन डायरेक्शनल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आपने प्रीवियस रिसर्चेस की है और रिसर्चेस देखी है उनके आधार पे आप बना रहे हो नल हाइपोथेसिस के अपोजिट, जैसे कि द मीन अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ बॉयज इज मच ग्रेटर देन द मीन अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ गर्ल्स। तो इस केस में हम क्या दिखा रहे हैं कि लड़कों के जो मीन अचीवमेंट स्कोर्स हैं वो लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा है, यानी यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, दिशा दिख रही है कि कौन ज्यादा या कम है। तो उस केस में ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे हो जाएगी, डायरेक्शनल। तो ये आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस थे जो कि प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था, टाइम की कमी की वजह से नहीं पूरा हो पाया था। तो आज आपका यहाँ हाइपोथेसिस फॉर्मेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, जिसमें आपने पढ़ लिया कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेबल हाइपोथेसिस या गुड हाइपोथेसिस एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। आप लोग डिफरेंट बुक्स अभी जब कंसल्ट करोगे तो उसमें देखोगे डिफरेंट 12-13 तरीके की हाइपोथेसिस दे रखी होती है। लेकिन अगर आप लोग सही मायनों में जानना चाहते हो तो हाइपोथेसिस बेसिकली ये 3 तरह की होती है। इन्हीं को आगे चल के फर्दर डिवाइड कर दिया था। कुछ लोग सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, ये सब नामों से बुक्स में लिखते हैं, लेकिन इस तरह की हाइपोथेसिस बेसिकली इन सबका ही मॉडिफाइड रूप है। सिंपल में क्या होता है, आपके 2 वेरिएबल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स में 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तो उसको लिख दिया है। लेकिन अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो आपको बेसिकली ये कहना है कि मोस्टली 3 तरह की हाइपोथेसिस होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
तो इसी के साथ जो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन आपका टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज का मेन टॉपिक था उस पर बात करेंगे, रिसर्च वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में शायद एक बार मैंने बात भी की थी आप लोग से, आप लोगों ने बताया भी था। तो एक बार अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग क्या बताना चाहते हो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, या जिसे हिंदी में चर कहते हैं, चर, चर क्या होते हैं? मैम चर मैम चर कोई भी ऐसी चीज है जिसका मेजरमेंट किया जा सके, जो चेंजेबल हो, जिसका मान परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहे। हाँ बिल्कुल सही बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा गुण, कोई भी एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ कोई बताना चाहता है? गुणात्मक या परिणात्मक हाँ ये टाइप्स ऑफ, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में इन सब बातों को पढ़ेंगे बेसिकली। तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, तो जैसे कि अभी बताया, चर क्या होते हैं बेसिकली कोई भी ऐसा गुण, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो वेरी करता हो, जो बदलता हो, और साथ में साथ एक चीज और जरूरी हो, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट यानी गुण जिसको हम क्या कर सकते हो, जो कि सबसे पहला कंडीशन तो है कि वो उसमें वेरिएशन हो, वो चेंज होता हो, और साथ ही साथ वो हम मेजर कर पाए। ठीक है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे डी एमेटो ने एक परिभाषा दी है कि एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और बीइंग्स इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो डी एमेटो ने बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, थिंग्स का, या किसी भी प्राणी का कोई भी ऐसा गुण जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कि चेंज वेरी करता है, वो आपका कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, वेरी करता है। अभी जैसे अभी बारिश हो रही तो टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, जब वो बिल्कुल धूप रहती है तो टेम्परेचर आपका ज्यादा हो जाता है, यानी टेम्परेचर में वेरिएशन है। और इस टेम्परेचर को आप थर्मामीटर के थ्रू मेजर भी कर सकते हो, तो हम टेम्परेचर को वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, लेंथ है, जैसे कपड़े की हम लेंथ है किसी भी चीज की, जैसे आप कपड़ा लेने आते हो 1 मीटर का होगा तो 1 मीटर मिलेगा, 2 मीटर, तो इसमें क्या है, लेंथ में वेरिएशन है, और इस वेरिएशन को हम मेजरिंग टेप के थ्रू मेजर कर सकते हैं, इसलिए लेंथ भी आपका क्या है, वेरिएबल है। तो चर या वेरिएबल क्या है, कोई भी ऐसा गुण या कोई भी ऐसी चीज जिसमें वेरिएशन हो, साथ ही साथ उस वेरिएशन को मेजर करना पॉसिबल हो, तो वो आपका वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे। तो सबसे पहला जो वेरिएबल हम लोग बात करेंगे वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या जिसे हिंदी में स्वतंत्र चर कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडीज या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, लेकिन वो थोड़ा वहां पर शायद सही नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली इन टर्म्स का यूज अधिकतर किया जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखते हैं। किसी एक वेरिएबल, जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई एक टीचर है, वो जो कंटेंट है, यानी जो पाठ्य वस्तु है उसकी लंबाई का, यानी पाठ्य वस्तु बड़ी है या छोटी है, उसका असर देखना चाहता है बच्चों के अचीवमेंट पे या उनकी लर्निंग आउटकम, उनकी लर्निंग पे, की लर्निंग, जैसे अगर आपका जो कंटेंट, पढ़ाने वाला कंटेंट है, यानी जो विषय वस्तु है, जो पाठ्य वस्तु है, वो अगर ज्यादा है तो क्या बच्चे जल्दी सीखते हैं या देर में सीखते हैं, या अगर पाठ्य वस्तु की मात्रा कम है, यानी जो कंटेंट की मात्रा है, जो विषय वस्तु की मात्रा है वो कम है, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं या उनकी लर्निंग पे अच्छा असर या बुरा असर पड़ता है, ये देखना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हम देखना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंटेंट ऑन द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। ये हमारा रिसर्च है कि हम कंटेंट की लेंथ का असर देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग पे, कि उनकी लर्निंग कैसी हो रही, क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई बताएगा कौन सा होगा? अगर मेरा रिसर्च ये है, अ स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंटेंट
ऑन द लर्निंग ऑफ द सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ये मेरा टॉपिक है, मुझे रिसर्च करना है। तो इस टॉपिक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा आपको समझ में आ रहा है और डिपेंडेंट कौन सा समझ में आ रहा है, कोई बताएगा, कोशिश करेगा? यस मैम। हाँ बताइए। मैम इसमें हमें लगता है अगर सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है तो हमें लगता है कि जो इंडिपेंडेंट होगा वो शिक्षक होगा, टीचर हमारा। अच्छा, और कोई डिपेंड हम स्टूडेंट्स होंगे जो सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अच्छा वो डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट तो लंबाई हो गई जो कंटेंट की है, वो इंडिपेंडेंट है जिसका हम इफेक्ट देखना चाहते हैं। हाँ जिन पर बिल्कुल। देखना चाहते हैं वो हाँ स्टूडेंट्स है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? नेहा ने एक चीज इंडिपेंडेंट के बारे में सही बताया, लेकिन डिपेंडेंट के बारे में थोड़ा सा वेरिएबल्स मैंने पूछे थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें कम मतलब वो नहीं सही बताया, इंडिपेंडेंट सही बताया नेहा आपने। मैम स्टूडेंट्स के सीखने पे, लर्निंग पे, हाँ क्योंकि वेरिएबल क्या है, लर्निंग है ना, लर्निंग लर्निंग यस मैम, लर्निंग। क्योंकि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं किसका, लेंथ ऑफ द कंटेंट का लर्निंग पे असर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे दो, पहले तो आप लोग वेरिएबल्स ढूंढना सीखो। वेरिएबल्स कौन से हमारे, लेंथ ऑफ द कंटेंट और लर्निंग, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आप सभी लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दो क्योंकि इको होने लगता है। लेंथ ऑफ द कंटेंट का असर हम देखना चाहते हैं लर्निंग पे, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, लेंथ, कंटेंट की लेंथ को छोटा बड़ा करेंगे, यानी जो कंटेंट की लेंथ है उसमें हम क्या करें, मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसको। एक्सपेरिमेंटर क्या कर रहा है, कभी लेंथ को, कंटेंट की लेंथ को बढ़ाएगा, कभी कम करेगा, कभी मॉडरेट करेगा। तो वो क्या कर रहा है, इसमें वेरिएशन कर रहा है, ठीक है, इसमें मैनिपुलेशन कर रहा है। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसमें एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर मैनिपुलेशन करता है और उस मैनिपुलेशन का असर किसी दूसरे वेरिएबल पे देखता है, तो जो आपका ये वेरिएबल है, जो लेंथ ऑफ द कंटेंट है, वो क्या है इस केस में, इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग लेंथ ऑफ द कंटेंट का असर या इम्पैक्ट किस पे देख रहे हैं, लर्निंग पे देख रहे हैं। जिस वेरिएबल का असर किसी दूसरे वेरिएबल पे देखा जाता है वो आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहलाता है? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही वो वेरिएबल होता है जिसमें रिसर्चर मैनिपुलेशन कर सकता है। मैनिपुलेशन कर सकता है मतलब अपने हिसाब से उसे कोई भी रूप दे सकता है। यहाँ इस केस में लेंथ ऑफ द कंटेंट हमने एक वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल चुना है, तो वो क्या कर सकता है, कोई कंटेंट ऐसा होगा जिसमें 10 लाइन का, जैसे पोएम, अगर वो हिंदी को पढ़ा रहा है तो वो पोएम्स का पोएम्स पढ़ाना चाहता है तो 10 लाइन की पोएम को पढ़ाएगा, 20 लाइन्स की पोएम को पढ़ाएगा, 30 की पढ़ाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होगी ना लेंथ ऑफ कंटेंट की, तो इनका असर वो लर्निंग पे देखना चाहता है। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसमें एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर मैनिपुलेशन करता है वो आपको कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटर डायरेक्टली मैनिपुलेशन कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने आपको केस बताया, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया लेंथ ऑफ द लेसन या कंटेंट, तो उसमें क्या कर सकता है, जैसे मान लो उसको 10 लाइन का कंटेंट रखना है तो वो सिंपली 10 डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है। वो क्या करेगा, 10 लाइन का कंटेंट अपने आप से लिख लेगा, 20 लाइंस को अपने कंटेंट लेसन में रख लेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है लेंथ, ठीक है। लेकिन एक दूसरा ही वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस वेरिएबल में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटर होता है या जो रिसर्चर होता है वो वेरिएबल में डायरेक्टली मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। वो मैनिपुलेशन करने के लिए क्या करता है, सिलेक्शन का सहारा लेता है। जैसे जेंडर एक वेरिएबल है, रिलीजन एक वेरिएबल है। अब जेंडर में हम किसी के जेंडर में मैनिपुलेशन तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते ना, किसी फीमेल को मेल बना दे या मेल को फीमेल बना दे। ये जेंडर में, जैसे मान लो कोई स्टडी ऐसी जिसमें जेंडर एक वेरिएबल के रूप में हम ले रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटर है वो क्या करना चाहता है, जेंडर का इफेक्ट देखना चाहता है किसी चीज पे, तो यानी कि वो जेंडर को उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, सिलेक्शन के थ्रू, यानी वो क्या करेगा, अगर उसे गर्ल्स और बॉयज दोनों का ही इम्पैक्ट देखना है किसी चीज पे, तो वो अपने ग्रुप्स में
वॉइस को भी लेगा, सिलेक्शन जो अपना जो सैंपल सिलेक्शन करेगा उसमें वो इस तरह से काम करेगा कि उसमें वो दोनों ही जेंडर्स के लोगों को सिलेक्ट कर लेगा और इस तरह से वो क्या करेगा, उन्हें मैनिपुलेशन करेगा। तो टाइप ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो आपका रिसर्चर होता है, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, वो डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है चीजों को, लेकिन टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो डायरेक्टली मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, बल्कि उसको सिलेक्शन के थ्रू वो वहां पर मैनिपुलेशन करता है। जैसे धर्म का प्रभाव किसी चीज पे अगर वो देखना चाहता है तो क्या करेगा, धर्म चूंकि यहाँ पर वेरिएबल के रूप में हम ले रहे हैं तो उसे मैनिपुलेशन कैसे करेगा, एक बार वो हिंदू धर्म के लोग को लेगा, एक बार मुस्लिम धर्म के लेगा, सिख धर्म के, एक बार ईसाई धर्म के, और जितने भी डिफरेंट आपके धर्म है उनके लोगों को लेकर उन पे अप्लाई करके ट्रीटमेंट, वो उसका असर एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे दिखेगा। तो ये आपका होता है टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की जाए, जिसे हिंदी में आश्रित चर भी कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन about which we make a prediction. The dependent variable is that which is observed and recorded by the experimenter. जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट एग्जांपल की कि लेंथ ऑफ द कंटेंट का असर वो लर्निंग पे देखना चाहता है। ठीक है, तो यानी वो क्या करना चाहता है, जो लेसन की है, जो कंटेंट की लेंथ है, उसमें मैनिपुलेशन का प्रभाव वो किस पे देखना चाहता है, उसके द्वारा वो किसको प्रेडिक्ट करना चाहता है, लर्निंग को, कि लर्निंग कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, या कोई परिवर्तन नहीं है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है। अगर हमारा उद्देश्य है टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ लेंथ ऑफ लेसन ऑन द लर्निंग, तो इस केस में लर्निंग का एक ऐसा वेरिएबल जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि लेंथ जो लेसन की लेंथ है उसका असर लर्निंग पे क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लर्निंग के बारे में चूंकि प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। या आप ये कह सकते हो कि हम मैनिपुलेशन, जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, लेंथ में मैनिपुलेशन कर रहा है लेसन की, और उसका असर जो लर्निंग पे पड़ा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है या उसको रिकॉर्ड कर रहा है। कि जैसे अगर लेंथ इतनी की तो लर्निंग अच्छी हुई या बुरी हुई, उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको देखा फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो कोई भी ऐसा एक वेरिएबल जिसके बारे में रिसर्चर प्रेडिक्शन करना चाहे, या कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसका क्या करता है, एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्वेशन करता है और जिसका रिकॉर्डिंग करता है, वो आपको कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यही कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैनिपुलेशन का असर जिस भी वेरिएबल पे देखा जाता है वो आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ लेसन ऑन अचीवमेंट। तो यहाँ पे क्या हम देखना चाहते हैं, लेंथ ऑफ लेसन का इफेक्ट अचीवमेंट पे देख रहे हैं, तो अचीवमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये थे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसको आपने सुना होगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सभी वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जैसे आप देख सकते हो, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स which are not the independent variable but could affect the results of the experiment. ठीक, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते हैं, लेकिन वो प्रभावित करते हैं आपके आश्रित चर को या आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। कैसे, इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे इसी अगर हम लोग एग्जाम्पल को लेके चले कि लेंथ ऑफ द लेसन का असर लर्निंग पे देखना हम चाहते हैं। कोई सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट की क्लास 8 के बच्चे हमने ले लिए, हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि लेंथ ऑफ द लेसन का इम्पैक्ट बच्चे की लर्निंग पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है तो ये कोशिश की जाती है कि जिस वेरिएबल का असर हम जिस वेरिएबल पे देखना चाहते हैं केवल उसी का मेजरमेंट हो, बाकी बीच में किसी भी अन्य वेरिएबल का इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, तभी तो हम एश्योरिटी के साथ कह पाएंगे कि जो जैसे इस केस में लर्निंग में जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है या लर्निंग का जो हमने रिकॉर्डिंग की है लर्निंग के वेरिएबल की, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है, लेकिन और भी कई ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। अगर हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अच्छा करना है तो उस केस में हमें
ऐसे बहुत से वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं, उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपका रिसर्चर है या जो आपका एक्सपेरिमेंटर है वो एक्यूरेसी के साथ ये नहीं कह पाएगा कि लर्निंग में या जो डिपेंडेंट वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो असर पड़ा है वो केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। ठीक है, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते लेकिन उसी की तरह कार्य करते हैं, उसी तरह कार्य करते हैं, मतलब वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ लेसन ऑन द लर्निंग। ठीक, 8th क्लास के स्टूडेंट्स लिए हमने, हम लेसन की लेंथ का असर स्टूडेंट्स के लर्निंग पे देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कई सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हम ना चाहते हुए भी उनका असर हम देखते हैं किस पे, लर्निंग पे पड़ सकता है। जैसे इंटेलिजेंस है, जो बच्चा इंटेलिजेंस ज्यादा है उसकी लर्निंग वैसे अच्छी होगी ही होगी अपेक्षा जिसकी कम है, या जो ज्यादा मोटिवेटेड है, पढ़ने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड है, उसकी लर्निंग भी ऑब्वियस अच्छी होगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट है जिसकी उस पर्टिकुलर कंटेंट से वो फैमिलियर है तो भी उसकी लर्निंग ज्यादा होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से वेरिएबल्स पहले से ही, बहुत से वेरिएबल्स सराउंडिंग्स में वैसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं, उन पे असर डालते हैं। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा वो सभी वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक, अब ये 4 तरह के होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सिचुएशनल वेरिएबल्स, सिचुएशनल वेरिएबल्स जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सिचुएशन से रिलेटेड हो, जहां भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। देख सकते हो आप लोग these are aspects of the environment that might affect the participants behavior. Example, noise, temperature, lighting condition, etc. यानी जिस भी जगह पर, जिस भी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जा रहा है, वहां पर जैसे हम लर्निंग लेंथ ऑफ लेसन का असर लर्निंग पे देखना चाहते हैं, पर मान लीजिए क्लासरूम में लाइट ही नहीं है तो बच्चा वैसे ही नहीं पढ़ पा रहा है, तो वैसे भी उसकी लर्निंग कम हो जाएगी। ठीक है, यानी वो उसकी लर्निंग को इफेक्ट करेंगे। अगर बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, सड़क पे वाहन गुजर रहे हैं, उनके हॉर्न की आवाज आ रही है, तो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो भी लर्निंग उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर गर्मी ज्यादा है या ठंडक बहुत ज्यादा है तो उस केस में भी क्या होगा, लर्निंग पे असर पड़ेगा। तो ऐसे वेरिएबल्स जो सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं और जो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो आपके कहलाते हैं सिचुएशनल वेरिएबल्स। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिसिपेंट या पर्सन वेरिएबल। पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स मतलब जो स्टडी है, जो एक्सपेरिमेंटल जो आपका जिस पर रिसर्च कर रहा है, जिस इंडिविजुअल पर रिसर्च कर रहा है, उसके खुद के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करती है। जैसे मैंने भी बात की ना, इंटेलिजेंस जिसकी ज्यादा है, ठीक है, जिसमें आईक्यू ज्यादा है, वो उसका खुद का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो हाईली मोटिवेटेड है उसका अपना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो पार्टिसिपेंट का खुद का कैरेक्टरिस्टिक, या किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर पर्सन की खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकती हैं। तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके पार्टिसिपेंट या पर्सन वेरिएबल में। This refers to the ways in which each participant varies from the other and how this could affect the result. Example, mood. जैसे मान लीजिए जिस दिन एक्सपेरिमेंट होना उस दिन बच्चे का मूड ऑफ है, तो वैसे भी अगर हम लेंथ छोटी रखें लेसन की या बड़ी रखें, उसका असर क्या होगा, खराब ही होगा लर्निंग पे, क्योंकि बच्चे का मूड ही नहीं है, अच्छा नहीं है। इंटेलिजेंस का मैंने बता ही दिया। कंसंट्रेशन, बहुत से लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा समय तक कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ सकते, तो उसके ये भी सबकी क्या खुद की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करती हैं। तो ये आपके ये सभी को हम एक कैटेगरी में दिखाते हैं, वो आपका है पार्टिसिपेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटर या इन्वेस्टिगेटर इफेक्ट्स। The experimenter unconsciously conveys to participants how they should behave. This is called experimenter bias. The experimenter might do this by giving unintentional clues to the participants about what the experiment is about and how they
expect them to behave. This affects the participant behavior. जैसे आप लोग खुद को भी देखो, जैसे अगर आपको पहले से पता चल जाए, जैसे मान लो आप लोगों को पता होता है, जैसे हम जब छोटे थे तो हम लोग को पता होता है, जैसे क्लास में से टीचर गया, कुछ देर के लिए टीचर को हेडमास्टर ने बुला लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम से शोर मचाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि टीचर आ रही, फिर फटाक से हम लोग एकदम शांति से अपना पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्लू मिल जाता है जिसके हिसाब से वो अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमें अगर कोई क्लू मिल गया और उसकी वजह से हम अपना बिहेवियर चेंज करें, तो वहां पर क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं वो रिजल्ट जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे पढ़ना चाहिए था एग्जैक्टली वो नहीं देखने को मिलता है। तो इस केस में भी क्या होता है, जो आपका इफेक्ट आप देखना चाहते हो वो नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका जो कॉन्शियसनेस है क्लूज की प्रति, उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्टेड हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, आपके रिजल्ट सही नहीं आते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटर या इन्वेस्टिगेटर इफेक्ट्स क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंटर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कभी कभी जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रही हैं और कोई दूसरे टीचर आते हैं, वो कहते हैं कि अभी आप लोग का एक टेस्ट लिया जाएगा और जिसमें आप लोग की राइटिंग स्किल्स देखी जाएंगी, और जो अच्छा करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया टीचर ने, इनडायरेक्टली आप सबको बता दिया कि आप सब लोग की राइटिंग का जजमेंट होने वाला है और उसके बिहाफ पे आपको प्राइज मिलेगा। तो हम सब भी क्या करने, हम सभी बच्चे क्या करने लगेंगे, हमारी भले चाहे अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, इन जनरल हम अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिखते हैं, लेकिन हम क्या करने लगेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि अगर हमारा अच्छा होगा तो हमें प्राइज मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, भले चाहे देर से ही सही, लेकिन बहुत ही बना के कर्सिव राइटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंटर जो आपका रिसर्चर है उसके हाव भाव से या उसके इंस्ट्रक्शन से जो सैंपल है या जो इंडिविजुअल से जिन पर कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने वाला है, उनको कुछ क्लूज मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल उनका अफेक्टेड ऑलरेडी हो जाता है। तो वैसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटर या इन्वेस्टिगेटर इफेक्ट्स। नेक्स्ट आपका है डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट का मतलब जब पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेरिमेंटर के द्वारा क्लू मिल जाए, ठीक है, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट होता है। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ओवरऑल को ले लेते हैं, जैसे डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स आर एनी एस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट में रिवील द हाइपोथेसिस बीइंग टेस्टेड और दैट में क्यू पार्टिसिपेंट एज टू व्हाट बिहेवियर्स आर एक्सपेक्टेड। यानी डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने वाला है उसके द्वारा कोई भी ऐसी बात जिससे क्या हो जाए, जिससे पार्टिसिपेंट्स को ये क्लू मिल जाए कि उन्हें किस तरह का बिहेव करना है। तो उस केस में क्या होता है, जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर एक्चुअली में देखना चाहते होते हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही सजग हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें कैसा दिखना है, हमें कैसा काम करना है। तो उस केस में भी आपका ट्रू रिजल्ट नहीं आ पाता है। Cues that may reveal the true purpose of an experiment can be embedded in information conveyed in the solicitation of participants, instruction given to participants, the tone of voice of the experimenter, gestures used by the experimenter, feedback given to participants, the laboratory settings, the design of the study, or rumors spread by others who have participated in the स्टडी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंटर का जो रिसर्च करने वाला है उसका हाव भाव, उसके इंस्ट्रक्शंस, जिस भी लेबोरेटरी में या जिस भी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को रखा गया है या पार्टिसिपेंट्स को रखा गया है। ठीक है, वहाँ पर जो आपका जहाँ पर भी रिसर्च कंडक्ट होने वाला है वहाँ का डिजाइन देख रहे हो आप कि किस तरीके से एक के बाद एक, या कौन से स्टेप्स है जिनको पार्टिसिपेंट्स को करना है, और या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा र्यूमर या अफवाह फैलाई जो कि पहले ही इस एक्सपेरिमेंट में का भाग रह चुका है, अब वो क्या कर रहा है, अफवाह उड़ा रहा है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, जो आपका पार्टिसिपेंट्स होता है
उसको कुछ क्लूज मिल जाते हैं और फिर उसको पता चल जाता है कि उसे इस परिस्थिति में एक पर्टिकुलर तरीके का ही बिहेवियर करना है ताकि कोई उसको जज ना कर पाए। अगर हमें ये ना पता हो, जैसे अगर आपको क्लास में अगर हमें ये देखना है कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो एकदम शांत स्वभाव से रहता है और आप उसको एक क्या कह सकते हो कंसंट्रेट होता है, अटेंटिव रहता है क्लास में, ठीक है, आप ये देखना चाहते हो। अगर आप क्लास में जाते हो और बच्चों से कहते हो आज का हमारा टास्क ये, हम ये देखना चाहते हैं कि आप सभी में कौन सबसे ज्यादा अटेंशन के साथ किसी चीज को पढ़ता है, तो इस केस में क्या होगा, पार्टिसिपेंट को समझ में आ गया या स्टूडेंट को समझ में आ गया कि आज हमारा ऑब्जर्वेशन है और हमें कैसे बिहेव करना है। तो सभी सारे ही बच्चे बहुत ही अटेंटिव तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें क्योंकि हम सभी क्या करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। कोई शरारती बच्चा भी होगा तो वो चुपचाप उस दिन बैठेगा क्योंकि उसको पता है कि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेकिन इसका वाइस वर्सा देखें कि क्या कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहा है क्लास में और प्रिंसिपल सीसीटीवी के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे ऐसे जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं या कौन से बच्चे ऐसे जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पर उनको पता नहीं चल पाएगा कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो नेचुरल बिहेवियर को शो करेंगे, ठीक है। तो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपका बेसिकली एक्सट्रीनियस वेरिएबल है और ये कौन क्या होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट की कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी पक्ष जो कि आपके पार्टिसिपेंट्स को के बिहेवियर को प्रभावित करता है, उसे क्लू देता है कि उसे किस तरह का बिहेवियर शो करना चाहिए, तो वो आपके डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी तो हमने पढ़ लिया इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रीनियस वेरिएबल। इसको बहुत सारे इसके वेरिएबल्स के नाम है, इसको रेलिवेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इसको कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो किसी भी रूप में आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है, नाम से ही आप लोग जान रहे होंगे क्वांटिटेटिव है, तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो वैल्यूज को अटेन करे या प्राप्त करे नंबर्स में, वो आपका कहलाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जैसे टेम्परेचर है, लेंथ है, अचीवमेंट स्कोर्स हैं, ये सब क्या होते हैं, नंबर्स में प्राप्त होते हैं। टेम्परेचर आपका होगा 24 है, 25 है, 24.5 है, लेंथ 1 मीटर है, 2 मीटर है, 2.5 मीटर है। अचीवमेंट स्कोर जैसे आपके मार्क्स आते हैं कि मेरे आज 100 में से 80 समथिंग आए हैं, 80.5 मार्क्स आए हैं, तो ये सारे क्या है, ये सभी वेरिएबल्स हैं और साथ ही साथ ये क्या करें, किसी नंबर को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। A quantitative variable is a variable that reflects a notion of magnitude, यानी इसमें आपको मात्रा का पता चलता है। That is if the values it can take are numbers, यानी कोई भी ऐसा वेरिएबल्स जो क्या कर सकता है, नंबर्स को ले सकता है या जो किसी मात्रा को दिखाता है, वो आपका कहलाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट देख लेते हैं। Discrete variables are variables for which the values it can take are countable and have a finite number of possibilities. Discrete को आप सिंपली इतना समझो कि जब कोई वेरिएबल ऐसा हो जो कि इंटीजर्स में नंबर को प्राप्त करता हो। जैसे आपका घर में बच्चों की संख्या कितनी है, तो या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या 5, 6, 7, 8 होगी। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा मेरे घर में 2.5 बच्चा है कि मेरे घर में 3.5 बच्चे हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को हाफ में नहीं गिन सकते, उन्हें हम एक कंप्लीट बच्चे को हम एक गिनेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर जैसे नंबर को प्राप्त कर सके, वो आपके कहलाते हैं डिस्क्रीट। एग्जांपल्स आप दे सकते हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली, यानी हर घर में अगर आप जैसे आपका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जिसमें आप बच्चों की संख्या जानना चाहते हो, तो बच्चों की संख्या या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या 3, 4, 5 ऐसे होगी, 1.5, 2, 2.5 ऐसे नहीं होगी, ठीक है। क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 30 होगी, 40 होगी, 35 होगी, 35.5 या 40.5 इस तरह से नहीं होगी, ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जो इंटीजर नंबर्स को प्राप्त करते हैं, वो आपके कहलाते हैं डिस्क्रीट। एक अच्छा मतलब एक आसान जो परिभाषा हो सकती है इसकी। वही कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि मात्रा को तो दिखाते हैं, जो कि नंबर तो अटेन करते हैं एज अ वैल्यू, लेकिन वो कह सकते हैं आप लोग कि इन दो नंबर्स के बीच में भी एक जो सबसे छोटी मात्रा हो सकती है, उसको भी वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे
आपकी एज है, हम एज को कैसे लिखते हैं, हम एज को हमेशा अगर आपसे कोई एज पूछे तो आप ये कहते हो ना, जैसे कि मेरी एज अभी 10 साल 2 महीने है या 25 साल 3 महीने है। ठीक है, जैसे हम लोग एज एज ऑन अपलोड डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन फॉर्म्स भरते होंगे तो उसमें पूरा लिख कर आता है कि डेज, ईयर्स, डे, मंथ्स, डेज। तो यहाँ पर क्या हमको पॉइंट मिल सकते हैं ना, जैसे अगर अगर हमारी उम्र है 20.5 साल तो हम कहते हैं 20.5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि कोई भी ऐसी वेरिएबल्स जो सूक्ष्म इकाइयों को भी नाप सके, यानी 20 और 21 के बीच में सूक्ष्म इकाई आपकी 1.5 भी है तो उसको भी माप सके, तो वो आपको कहलाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे आप एज दे सकते हो, वेट है, वेट जरूरी नहीं हमेशा 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, 1.1 kg भी हो सकता है, 1.2 kg भी हो सकता है, 1.01 kg भी हो सकता है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। ऐसा सेम आपका हाइट के साथ भी है। तो ये आपके होते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आपका है या लास्ट जो आपका है क्वालिटेटिव वेरिएबल। जैसे कि क्वांटिटेटिव को नाम से जान गए थे वैसे आप क्वालिटेटिव वेरिएबल को जान जा सकते हैं। इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोला जाता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कह सकते हैं, यानी वो वेरिएबल्स जो कैटेगरी में व्यक्त होते हैं। ठीक है, जैसे वो वेरिएबल्स जो न्यूमरिक को एज अ वैल्यू अटेन नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आंखों का कलर, आंखों का जो रंग है, किसी का ब्राउन है, जैसे हमें क्या करना है, आंखों का कलर एक वेरिएबल तो है क्योंकि वो चेंज है और उसको हम देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी की भूरी आंखें हैं, किसी की काली आंखें हैं, किसी की ग्रीन आंखें हैं, किसी की नीली आंखें हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक सैंपल लिया, हम देखना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कितनी रंग की आंखों वाला है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे उनकी आंखों को देखेंगे और उसमें उतनी टैलीज लगाते रहेंगे तो हमारे पास आंकड़े इकट्ठा हो जाएंगे। वैसे ही डॉग्स की जो ब्रीड्स हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आप कितनी डॉग की ब्रीड्स पाई जाती तो आप उनको नाम क्या कर सकते हो, नाम बता दो कि जर्मन शेपर्ड है या हस्की है या पुग है या डिफरेंट डिफरेंट आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं। तो या कह सकते हैं उनको कैटेगरीज में बांट रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि न्यूमरिक वैल्यू को अटेन ना कर पाए, बल्कि वो डेटा को, जो आपका डेटा है उसको फर्दर कैटेगराइज कर दे, तो वो आप कहलाते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अब आप लोग मुझे अपनी अटेंडेंस दे दो, और अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। आलोक कुमार सिंह, प्रेजेंट मैम। ओके। असकर असकर अहमद अब्बासी, असकर असकर नहीं है क्या? नहीं थे तो मैं मैम थे तो पहले। ओके ओके, नहीं अभी भी वो एक्चुअली आप जब आपसे अटेंडेंस लूं तो आप सभी लोग उसी समय अपना प्रेजेंट बोल दिया करो, ठीक है? और सभी लोग अभी अपने आप को म्यूट कर दो क्योंकि बहुत इको हो रहा है। ज्ञान लोग प्रेजेंट है? ज्ञान यस मैम। लोग, ओके। यस मैम। हाँ, प्रेजेंट आप प्रेजेंट लगा दी। भानु प्रताप, यस मैम। भानु प्रताप प्रेजेंट। ओके। इमाम हुसैन, इमाम, यस मैम। ओके। आज नहीं सोया इमाम? नहीं मैम, आज टेबल पे नहीं सर। अच्छी बात। वही जगह दिया है। अच्छा, अंकित श्रीवास्तव, Yes, ma'am. ओके। यस मैम अंकित। हाँ अंकित आपकी लग गई है प्रेजेंट। अपर्णा पांडे, ओके। नेहा सिंह, प्रेजेंट मैम। ओके। स्नेहा सिंह, प्रेजेंट मैम। नेहा सिंह। प्रतिभा, मैम प्रतिभा है, एक्चुअली उसका नेटवर्क शायद इशू हो रहा है। तो किस नाम से यहाँ दिखा, मतलब शो हो रहा है उनका? स्वीटी, ऐसा स्वीटी नाम से है? यस मैम। ओके, लेकिन हम अब इंटरनेट के थ्रू कुछ नहीं कह सकते, कोई बात नहीं। चलिए, प्रेम प्रकाश, यस मैम। राजीव,
कुमार, यस मैम, प्रेजेंट मैम। राजीव कुमार, विवेक कुमार। विवेक कुमार अभी तक मेरी क्लास में एक बार भी नहीं आए हैं। यस मैम, ये कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मुरली कुमार, यस मैम। मुरली कुमार, संगीता सिंह, प्रेजेंट मैम। संगीता, प्रदीप कुमार, प्रदीप ma'am. कुमार। यस मैम। अच्छा, अब इन सभी लोगों के अलावा कोई नया स्टूडेंट आज एंट्री किसी ने की है तो वो अपना नाम बता सकता है, क्योंकि जब तक आप लोग नाम नहीं बताओगे तो मैं, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है या वो पहली बार आया है? हमारी नहीं हुई, अस्कार है। शुभम, आप फर्स्ट टाइम आए हो आज? यस मैम। क्यों भाई, इतनी देर की होगी? अटेंडेंस आप लोग की इसलिए तो हो रही है। मैम मुझको मतलब इंफॉर्मेशन ये थी कि मतलब क्लासेस कंपलसरी नहीं है जो इंटरनल में क्लियर थे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैम ठीक मेरी है। नहीं हुई। किसकी? असगर आपकी होगी, आपकी होगी, आपकी होगी। थैंक यू। मैम प्रेम की, मेरी प्रेम प्रकाश। होगी भैया, किसी जिनका मैंने बोल दिया था नाम उनका हो गया। शुभम चौधरी आज नए स्टूडेंट है। बेटा आप सब लोग की खुद की जिम्मेदारी है कि अगर आप लोग नए आए हो तो आपको खुद अपनी अटेंडेंस बतानी है, क्योंकि नेम जो नोट्स है क्योंकि ठीक है ना। तो शुभम आज आप प्रेजेंट हो फर्स्ट टाइम। यस यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। अब हम लोग परसों मिलेंगे क्लास में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या? अरे वो भी कर ली।